यूपीएससी टॉपर्स मॉक टेस्ट सीरीज में आपको बहुत बहुत स्वागत है, जिसमें हम यूपीएससी 2024 के लिए हम एग्ज़ाम जो आने वाले इसको प्रिपेयर करा रहे हैं। अच्छे क्वेश्चन जो आ चुके हैं और कुछ नए क्वेश्चन हैं, जिससे आपको यूपीएससी एग्ज़ाम देने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। भारतीय संविधान की उद्देशिका में निम्नलिखित में से कौन से कौन से पद उल्लेखनीय नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, क्या है संघीय, दूसरा क्या है गणराज्य, तीसरा क्या है पथनिरपेक्ष, चौथा क्या है संसदीय प्रणाली। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे आप हमारा ऑप्शन देख लीजिए। आप एक बार क्वेश्चन को फिर से समझ लीजिए कि क्या लिखा है। भारतीय संविधान की उद्देशिका में निम्नलिखित में से कौन से पद उल्लेखनीय नहीं है। संघीय, दूसरा गणराज्य, तीसरा पथनिरपेक्ष, चौथा संसदीय प्रणाली। क्या कह रहा है, नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग करके सही उत्तर को चुनिए। तो हमारा कूट क्या है, ऑप्शन नंबर ए केवल 1, 3 और 4। मतलब भारतीय संविधान की उद्देशिका में निम्नलिखित में कौन से पद उल्लेखनीय नहीं है। तो कौन से पद उल्लेखनीय नहीं है, क्या बोल रहा है 1, 3 और 4, ऑप्शन नंबर ए है। मतलब ये जो संघीय, गणराज्य और पथनिरपेक्ष जो है वो यहाँ पर है कि ये यहाँ पे जो उद्देशिका जो है संविधान की वहाँ उल्लेखनीय नहीं है। तो चलिए इसको मिटा दिया मैंने। अब ऑप्शन 2 क्या है देख लीजिए। ऑप्शन 2 कह रहा है कि केवल 1, 2 और 4। ऑप्शन 3 क्या कह रहा है 2, 3 और ऑप्शन डी क्या कह रहा है 1 और 4। अगर आपको आंसर पता है तो आप जल्दी से जल्दी हमारे जो कमेंट बॉक्स है उस पर टाइप कर दीजिए। तो चलिए ये जो क्वेश्चन है इसकी हम व्याख्या कर लेते हैं कि क्या सही है और कौन सा, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो इसकी व्याख्या देखिए। भारतीय संविधान की उद्देशिका को इस रूप में पढ़ा जाना चाहिए। हम भारत के लोग भारत के संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए उन सब व्यक्तियों की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत अधिनियम आत्मप्रीत करते हुए इसीलिए 2 और 3 जो है सही है। तो हमारा 2 और 3 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। देखिए ये ऑप्शन नंबर सी है। बाकी ऑप्शन को भी हम एक बार देख लेते हैं क्या लिखा है। यद्यपि संविधान में किन्हीं परिसंघ फेडरल शब्द का उल्लेख नहीं है। तो यद्यपि संविधान द्वारा सरकार एक संघीय फेडरल प्रणाली स्थापित की गई है, जिसकी पुष्टि अग्रलिखित माध्यम से होती है। पहला लिखित संविधान, दूसरा संविधान की सर्वोच्चता, तृतीय द्वितीय स्तरीय सरकारें, फोर्थ है स्वतंत्र न्यायपालिका, पांचवा द्विसदनात्मक व्यवस्था, छठवां शक्तियों की विभाजन। पुस्तक में यहाँ पे देखिए संविधान में 3 सूची है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची अस्तित्व में है। ठीक है, इसीलिए हमारा जो फर्स्ट है वो सही नहीं है। देख लेते हैं फर्स्ट यहाँ पे क्या बर है। फर्स्ट जो संघीय है वो सही नहीं है। यहाँ पे एक और पॉइंट लिखा है कि भारत की संविधान संसदीय सरकार के रूप में प्रावधान करता है, किंतु भारतीय संविधान की उद्देशिका में संघीय प्रणाली का उल्लेखनीय नहीं है। इसलिए ऑप्शन जो 4 है वो भी सही यहाँ पर नहीं है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। यूपीएससी में जितने भी क्वेश्चन होते हैं उन क्वेश्चन को जो तोड़ मड़ोड़ कर पूछा जाता है हमेशा। तो क्वेश्चन नंबर 2 देख पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा है। मैकाले ड्यूरेशन पद निम्नलिखित में से किसकी चर्चा संबंध में कभी कभी सुर्खियों में रहता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है।
मैकाले ड्यूरेशन पद निम्नलिखित में से किसकी चर्चा के संबंध में कभी कभी सुर्खियों में रहता है? तो यहाँ पे आपका आंसर है ब्रैंड बाजार। ऑप्शन नंबर 2 है मानक युक्त अंतरिक्ष उड़ान। ऑप्शन नंबर सी है ब्लैक चेन तकनीक और ऑप्शन नंबर 4 है बेरोजगारी दर। अगर आपको यहाँ पे आंसर पता है तो जल्दी से जल्दी कमेंट्स बॉक्स में आप टाइप कर दीजिए। तो चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम। देखिए तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, मैकाले ड्यूरेशन का नामकरण फेडरेशन मैकाले जो फ्रेडरिक मैकाले नाम पर किया गया, जिसने इस संकल्पना को विकसित किया। उस अवधि की माप करता है जिसे ब्रांड की कीमत का पुनर्भुगतान के नकदी प्रवाह द्वारा होता है। यह निवेश द्वारा ब्रांड में अपने निवेश को बनाए रखने हेतु उन भारतीय औसत वर्षों की संख्या को संदर्भित करता है जब तक कि ब्रांड के नकद प्रवाह का वर्तमान मूल्य ब्रांड के लिए भुगतान की गई राशि बराबर न हो जाए। इसीलिए हमारा ऑप्शन ए जो है सही है। देखिए हमारा जो ऑप्शन है ब्रैंड बाजार ये है, यहाँ पे सही हो जाएगा। तो चलिए हम अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो हमें निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 कथन दिया गया है। सभी पड़ोसी देशों में भारत के साथ सबसे लंबी सीमा चीन द्वारा साझा करती है। दूसरा क्या कहा है, नियंत्रण रेखा LOC द्वारा युद्ध विराम है जिसका निर्धारण वर्ष 1972 के शिमला समझौते के दौरान किया गया था। 3 हमारा कथन क्या कह रहा है कि मैकमोहन रेखा चीन और भारत के मध्य से संबंधित है। अब यहाँ पे देखिए उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है। तो यहाँ पूछ रहा है कि ये 3 कथन है यहाँ पे, इसमें से कौन सा सही है। तो यहाँ क्या 2 भी सही हो सकता है। तो ऑप्शन देखिए केवल 1, यहाँ कह रहा है आपका ऑप्शन नंबर ए है केवल 1 सही है। ऑप्शन नंबर 3 केवल 3, मतलब केवल ये जो कथन 3 सही है। और ऑप्शन नंबर सी क्या बोल रहा है कि 1 और 2 दोनों सही हैं। ऑप्शन नंबर डी क्या बोल रहा है कि 2 और हमारा 3 है वो जो सही है। अगर आपको यहाँ पे आंसर पता है तो आप जल्दी से थोड़ी सी पॉज ले समय ले लीजिए, उसके बाद आंसर को कमेंट बॉक्स पे आप टाइप कर दीजिए। तो चलिए इस क्वेश्चन की व्याख्या देख लेते हैं। तो क्या कह रहे हैं, यहाँ पर जो कथन ए है वो सही नहीं है, कथन 2 सही है। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15.106.7 किलोमीटर तथा द्वीप क्षेत्र सहित तटीय सीमा की लंबाई जो 7516.7 किलोमीटर है। तो भारत की बांग्लादेश की सर्वाधिक लंबाई सीमा 4096.7 किलोमीटर साझा करती है। अब देख लेते हैं और पॉइंट देख लेते हैं। भारत पाकिस्तान के साथ 3.323 किलोमीटर लंबाई सीमा साझा करती है। सीमा को 3 भागों में विभाजित किया गया है। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सीमा इंटरनेशनल बॉर्डर जिसको IB कहा जाता है, जो गुजरात से लेकर जम्मू के अखनूर में चिनाब नदी उत्तर किनारे तक लगभग 2400 किलोमीटर तक विस्तृत है। अब द्वितीय नियंत्रण रेखा LOC है, इसकी लंबाई 740 किलोमीटर है तथा यह जम्मू के कुछ भागों से लेकर यह कुछ भागों तक विस्तृत है। यह युद्ध विराम रेखा है जो भारत और पाकिस्तान के मध्य जो 1948 वर्ष 1971 युद्धों के पश्चात अस्तित्व में आई। शिमला समझौते जुलाई 1972 के बाद सीमांकित किया गया। तत्पश्चात दोनों पक्षों इसे एक पक्षीय रूप में परिवर्तित नहीं करने पर सहमत हुए। तो इस प्रकार जो यहाँ पे कथन 2 जो है सही है। तृतीय क्या बोल रहा है कि एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन जिसे AGPL है वो
सियाचिन क्षेत्र में भारतीय और पाकिस्तान सेना की वर्तमान स्थिति को विभाजित करती है। इसकी जो लंबाई है वो 110 किलोमीटर है। इसका विस्तार उत्तर में NJ 9842 इंदिरा काल तक है। अब हमारा कथन जो 3 देख पा रहे होंगे आप, कथन 3 सही है। क्या बोल रहे हैं कि वर्ष 1914 में चीन तिब्बत ब्रिटेन शिमला सम्मेलन की ब्रिटिश भारत के विदेश सचिव सर हेनरी मैकमोहन ने ब्रिटिश भारत और तिब्बत के मध्य 890 किलोमीटर की मैकमोहन रेखा निर्धारित किया। मुख्य रूप से हाई एक्ट वाटरशेड्स प्रिंसिपल पर खींची गई रेखा ब्रिटेन और तिब्बत के मध्य पूर्व के दावा रहित अपरिभाषित सीमा को चिन्हित किया। तो यहाँ पे जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, क्योंकि 2 और 3 जो है यहाँ पे सही है। चलिए तो हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, अहोम साम्राज्य के इतिहास के संदर्भ में पाइक कौन थे? क्या कह रहा है? अहोम साम्राज्य के इतिहास के संदर्भ में पाइक कौन थे? तो आपका यहाँ पर ऑप्शन है, ये लोग जो श्रम संबंधी सेवाएं देने हेतु बाध्य थे। दूसरा ऑप्शन क्या है? ये दरबारी कवि थे। तीसरा क्या है? ये लेखाकार थे। चौथा क्या है? ये बांस का व्यापार करने वाले व्यापारिक वर्ग के संबंधित थे। तो चलो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अगर इससे पहले अगर आपको जो है इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में आप थोड़ी देर अपने समय लीजिए, इसके बाद कमेंट बॉक्स पे आप टाइप कर दीजिए। तो चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो व्याख्या देखिए, पाइक प्रणाली एक प्रकार की जो पूर्वी श्रम प्रणाली है जिस पर मध्ययुगीन असम के अहोम साम्राज्य की अर्थव्यवस्था पर निर्भर थी। ऐसा माना जाता है कि यह प्रणाली दक्षिण पूर्व एशियाई विरासत पर आधारित है, जिसे अहोम वर्ष 1228 में अपने साथ लाए। तो इस प्रणाली में वयस्क एवं सक्षम पुरुषों को राज्य में सेवा प्रदान करने एवं अपनी सहायक सेना बनाने तथा उन्हें कृषि हेतु पर्याप्त भूमि एक भाग के बदले में प्रतिफल देने हेतु बाध्य किया गया। तो इस परिपक्व संरचना रूपरेखा वर्ष 1608 में जो मोमती तामुली बोरबुआ द्वारा तैयार की गई, इसे सुतामला जयध्वज सिंह के शासन काल के दौरान वर्ष 1658 में व्यापक विस्तृत रूप में लागू किया गया। अहोम साम्राज्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समय के साथ यह प्रणाली विकसित होती रही और समय के साथ यह विरोध हुआ। मुमरिया विद्रोह 1759 से 1805 की समाप्ति के साथ पाइक प्रणाली भी समाप्त हो गई। इसीलिए जो है हमारा जो विकल्प ए है वो यहाँ पर सही हो जाएगा कि अहोम साम्राज्य के इतिहास के संदर्भ में पाइक कौन थे। तो आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, ये लोग थे जो श्रम संबंधी सेवाएं देने हेतु बाध्य थे। तो स्क्रीन पर देखिए आपका 5वां नंबर का क्वेश्चन है। 5वां क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित शहरों को उत्तर से दक्षिण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला आस्त्रा, दूसरा दुशानबे, तीसरा ताशकंद, चौथा काबुल। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही उत्तर कीजिए। तो निम्नलिखित शहरों को उत्तर से दक्षिण क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। आस्तना, दुशानबे, यहाँ पे आपका हो जाएगा ताशकंद
काबुल। तो नीचे देखे जिनको सही क्रम में व्यवस्थित करना है, उत्तर से दक्षिण के क्रम में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 देखिए, तीसरा, पहला, दूसरा और चौथा। आपको क्या कह रहे हैं? तीसरा क्या है? सबसे पहले ताशकंद, उसके बाद आस्ताना, उसके बाद दुशांबे, फिर काबुल। उसी तरह चौथा नंबर हमारा जो ऑप्शन 2B है वो क्या कह रहा है कि दुशांबे, ताशकंद, काबुल और आस्तान। उसी तरह हमारा जो ऑप्शन नंबर C है वो कह रहा है कि 1, 3, 4, 2 और यहाँ पे D जो कह रहा है पहला, तीसरा, दूसरा और चौथा नंबर वाला D। तो आपको अगर इसका आंसर पता है तो आप जल्दी से अपने कमेंट बॉक्स पे छाप दीजिए। और चलिए हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए अब क्वेश्चन जो आस्ताना है यहाँ पे, तो यहाँ पे आस्ताना है। आस्ताना देखिए यहाँ पे जो कजाकिस्तान की राजधानी है यह। तो आस्ताना देश को उत्तर मध्य भाग में इसिम नदी के किनारे कजाकिस्तान और दक्षिण साइबेरियाई रेलवे कंजक्शन पर स्थित है। उसके बाद ये ताशकंद, ये उज्बेकिस्तान की राजधानी है तथा मध्य एशियाई देश का सबसे बड़ा शहर है। और ताशकंद देश उत्तर पूर्वी भाग में अवस्थित है। फिर दुशांबे, ये कजाकिस्तान की राजधानी है और यह देश के दक्षिण पश्चिम भाग में जो किसरिड घाटी के वर्जोब जो दुशांबिका नदी के किनारे है। उसके बाद है काबुल। काबुल प्रांत अफगानिस्तान, जो काबुल प्रांत है अफगानिस्तान की राजधानी है। यह देश का सबसे बड़ा शहरीय एवं केंद्र साथ ही राजधानी की यह आर्थिक, जो राजनीतिक एवं आर्थिक का हब है। उसके बाद क्या लिखा है कि इसके अतिरिक्त यह शहर जो काबुल प्रांत के कई जिलों में एक गठन करता है, इसलिए जो विकल्प D है वो सही है। हमारा ये जो है ये सही है। आपका क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित जो शहरों को उत्तर से दक्षिण में क्रमित कीजिए। तो यहाँ पे आपका सबसे पहले हो जाएगा आस्ताना, फिर ताशकंद, फिर यहाँ पे दुशांबे, उसके बाद काबुल। अगर आपको हमारा क्वेश्चन यहाँ पे अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो रोज़ आपको एक किसी तरह की क्वेश्चन मिलेगी जिससे आपको UPSC में आपको फाइट करने के लिए आसानी होगी।